प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा हमने इसमें जो हमारा कक्षा 5 का जो हमारा चैप्टर था, पाठ नंबर 4 था नन्हा फनकार। पहले हमने उसकी स्टोरी जो है वो पढ़ ली थी। आज मैं उसके बारे में आज हम उसके वर्ड मीनिंग करेंगे, लेसन के हर वर्ड को पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, वो पूरी बातें आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि केशव एक लड़का है। वो लड़का क्या करता है, छेनी से क्या करता है, हैंडक्राफ्ट कर रहा है, यानी कि नक्काशी का काम कर रहा है। जो हम हाथ से काम करते हैं, पत्थरों के ऊपर उकेरते हैं, वो वाला काम। तो स्टोरी तो हमने पढ़ लिया। हम स्टोरी इसमें मैं स्टोरी डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें हम पहले मैंने एक हाईलाइट किया आपको। उसके बाद मैंने एक बात बताई थी कि जो केशव के जो पिता हैं वो गुजरात से कहाँ पे आए थे। गुजरात से वो आगरा आए थे। तो मैं गुजरात दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आगरा दिखा देता हूँ कहाँ पर है। तो ये हमारा प्यारा भारत है। और हमारे प्यारे भारत में अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखिए, ये वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ऐसे ये गुजरात है। ये देखो यहाँ पे गुजरात है। तो वो यहीं पे कहीं रहते होंगे गुजरात में, क्योंकि उसमें वहाँ पे बताया नहीं गया है कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर रहते थे, ठीक है। वो यहाँ से कहाँ जाते हैं, आगरा जाते हैं। अब आगरा कहाँ पे है, आगरा यहाँ पे है। ये जो दिख रहा है आपको, पिन दिख रहा है, तो लोकेशन पिन, तो यहाँ पे है वो। अब मैं इसको जूम करूँगा और जूम करके दिखेगा कि वो कहाँ पे है। देखो, गुजरात से वो आए, यानी कि उनको यूपी जाना है, ठीक है। और गुजरात से इस तरफ पड़ता है राजस्थान, वो भी एक स्टेट है, वो राज्य है। यहाँ पे पड़ता है मध्य प्रदेश, ठीक है, ओके। और यहाँ पे नेशनल कैपिटल है हमारी, न्यू दिल्ली। चलिए, अब वो यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये रहा, यहाँ पे है आगरा। ये पूरा आगरा है। यहाँ पे आगरा में देखो ताजमहल फेमस है भारत में। और उसके बाद है अकबर की जो है कबर भी यहाँ पे है, टॉम ऑफ अकबर, ठीक है। और यहाँ पे फिर फतेहपुर सिकरी यहाँ पे है। ये जो पूरी जो स्टोरी है वो यहीं से है, फतेहपुर सिकरी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें उसी का भी जिक्र होना है, ठीक है। उसमें किला बनाया गया है और काफ़ी सारी बातें हैं। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं हम। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ बैठ गया। चौकोर होता है आ, चार तरफ, चार साइड वाला, यानी कि इस शेप में, इस तरह से। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इस तरह से छोटा बड़ा ऐसे हो सकता है। तो वो जो उसकी चौकोर है वो, एक दो तीन चार, चार साइड हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद है लाल पत्थर रेड रेड स्टोन के पास वो बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। प्रार्थना मतलब किसी भी काम को शुरू करते हैं हम, तो क्या करते हैं, पहले पहले हम प्रेयर करते हैं कि गॉड या भगवान हमें शक्ति देना कि हम इसको अच्छे से कर सकें, ठीक है। उसके बाद उसके बाद वो उसने काम काम किया। छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। छेनी और हथौड़ा, छेनी हथौड़ा किस काम आता है, छेनी आता है नक्काशी के काम, हैंडक्राफ्ट का जो काम करेंगे वो उसमें काम आएगा। और साथ साथ लकड़ी के काम में भी काम आता है। ये मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है, इसी में है। ये देखो इसके हाथ में, ये जो हाथ में है ये लोहे की होती है, आगे से तीखी होती है, जैसे इस शेप की होती है। यहाँ से आगे से इस तरह से होती है, यहाँ से, और आगे से इस तरह से होती है तीखी। और ये हैमर, हथौड़ा, हथौड़ा इसके हाथ में है। वो इसके ऊपर मारेगा बार बार, वो उसकी फिर यहाँ से कटाई करेगा यहाँ से, इस तरह से। फिर उसके ऊपर क्या होगा, डिजाइन आ जाएगा। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें में कड़ियाँ उकेरने का काम शुरू किया था। कतारे का मतलब होता है बेटा लाइनिंग। जैसे कोई पत्थर है, जैसे घंटी बनाते हैं, तो घंटी कुछ इस तरह से बनाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर जैसे लाइनिंग, ये इस तरह से लाइनिंग करेगा, तो वो तो हो गई कतारें। या कतारें होती हैं लाइन, जैसे पंक्ति को भी बोलते हैं, ठीक है, अभी बताता हूँ। जैसे दूसरा है कड़ियाँ। कड़ियाँ होती हैं जैसे इस तरह से, ये इस तरह से, और उसके साथ ये डिज़ाइन इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके साथ अगर मैं मान लो ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो इस तरह से वो डिज़ाइन बनाएगा। यानी कि वो कतारें और कड़ियाँ उसके ऊपर उकेरना होता है, बनाना, यानी कि उसके ऊपर उभर कर आ रही हैं। जैसे जैसे उनकी कटाई कर रहा है पत्थर की, तो उसके ऊपर क्या आ रही हैं, कड़ियाँ आ रही हैं। कड़ियाँ शुरू किया था। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। यहाँ पे क्या है, नोक टिकाई। पहले है अध बनी का मतलब होता है आधी बनी। इसका मीनिंग लिखेंगे, आधी
बनी हुई, यानी कि वो उसका काम पूरा नहीं हुआ है, वह अभी आधी है। अधबनी अधूरी, अब यहाँ पे अधूरी भी लिखा है ना आगे। उसके बाद आगे कहता है छैनी की नोक, नोक होता है किनारा, यानी कि नोक का मतलब किनारा, इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं किनारा, जो आगे से तीखा होता है, जहाँ से कटाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद है और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया, जुट गया मतलब लग गया या शुरू कर दिया काम करना, ठीक है। सावधानी मतलब होता है ध्यान पूर्वक या ध्यान से। ध्यान से क्यों? क्योंकि ज़्यादा ना कट जाए, अगर ज़्यादा कटाव आ गया पत्थर में तो फिर वो घंटी खराब हो जाएगी, तो उसको फेंकना पड़ेगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर उसको नया पत्थर लेना पड़ेगा, फिर ज़्यादा मेहनत लगेगी दोबारा से। तो उसने ऐसा सावधानीपूर्वक इसको शुरू किया। उसके बाद है हथौड़े के वार से, वार मतलब होता है प्रहार, प्रहार या चोट, चोट भी कह सकते हैं। प्रहार मतलब उसको बार बार जैसे जोर जोर से उसको मार रहा है हथौड़े से। पत्थर पर तो कटाव, कटाव होता है कटना या किसी भाग को हटाना, कटना। जैसे अब जैसे आपने एप्पल का फ़ोन, एप्पल देखा होगा, एप्पल का फ़ोन आपने देखा है या लैपटॉप देखा है, तो उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा है ना, तो वो क्या है, वो कट क्या है, जैसे यहाँ पे इस तरह से है वो, यहाँ से ऐसे, और उसके बाद यहाँ से ऐसे हल्का सा, तो ये जो होता है ये कटाव है, उसको उस जगह से उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो वो कटाव क्या करता है, उभर आता है, उभरता मतलब दिखने लग जाता है, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती हैं। किरचें मतलब होता है छोटी छोटी, छोटे छोटे कण, या छोटे कण लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। आगे है छितरा, छितरा का मीनिंग होता है उछलना, यानी कि ऊपर की तरफ उछलती हैं, उछटती हैं। और वह अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। आंखें सिकोड़ना, जैसे जैसे किसी चीज़ को अगर हम काटेंगे और अगर उसकी छोटे छोटे टुकड़े अगर हम हमारी आंखों की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, क्योंकि अगर आंखें खुली रखेंगे तो हमारी आंखों में चला जाएगा, है ना। तो सिकोड़ना का मतलब होता है बंद करना, इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, बंद करना। उसके बाद है साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता, और साथ में क्या कर रहा था, वो अपना काम भी कर रहा था और साथ साथ में कुछ गा भी रहा था। तो धीमे होता है मध्यम, मध्यम मध्यम, यानी कि आराम से, धीमे के बजाय आप इसमें लिख सकते हैं आराम से, आराम से, ठीक है। आगे है उसके चारों ओर दूसरे संतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। अब यहाँ पे चारों ओर, उसके चारों ओर बैठे और दूसरे संतरास, देखो ये जो है दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है संग, दो शब्दों से संग और तरास, ठीक है। संग का मतलब होता है साथ वाले, ठीक है, साथ, जो साथ में काम करते हैं। तरास मतलब तराशने वाले, तराशने वाले, यानी कि जो साथ में काम करते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाएगा साथ तराशने वाले, यानी कि जो साथ में बैठ के सारे काम करते हैं। जैसे आपकी क्लास है, क्लास में क्या है कि आपके जैसे आपके संग कौन कौन रहता है, तो यहाँ पे होता है संग का मतलब होता है साथ कौन कौन रहता है, तो आपके फ्रेंड है ना, तो वो हो जाएगा इसका मतलब। तो जो साथ में बैठ के काम करते हैं वो है संग तरास। उसके बाद आता है हमारा अपने अपने काम में डूबे हुए थे। डूबे, अब डूबने का मतलब तो क्या हो गया, डूबने का मतलब तो पानी में डूब जाना है ना, लेकिन यहाँ पे वो डूबे हुए नहीं है। इसका मीनिंग यहाँ पे है कि वो अपने काम में इतने मगन थे, उनको मतलब अपने काम से काम था, वो अपना काम ही कर रहे थे, बाकी बातें वो नहीं सोच रहे थे, ठीक है। केशव 10 साल का था, उसकी उम्र बता दी यहाँ पे, कितने साल का था वो, 10 साल का था। अभी अपना काम सीख ही रहा था, यानी कि अभी उसने काम शुरू ही किया था, सीखना परफेक्ट नहीं था। पिता के एक बार करके दिखाने पर वह सीधी लकीरें, लकीरों वाले वह घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब यहाँ पे क्या है कि सीधी जो लाइन है, यानी कि सीधी डायरेक्ट ये लाइन है, जैसे ये तो टेढ़ी होगी थोड़ी सी, ये सीधी लाइन है। तो अब सीधी लाइन में क्या है, वो ऐसी ऐसी बना सकता था सीधी बिल्कुल, और घुमावदार डिजाइन बना सकता था, ऐसे इस तरह से कुछ और डिजाइन बना दे, फिर यहाँ से इस तरह से बना दे, यहाँ से बना दे, इस तरह से डिजाइन अलग अलग तरह से वो उसके डिजाइन बना सकता था। अब तक उससे उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो उसने काम तो सीख लिया था, लेकिन जितना वो काम जानता था उसमें घंटियां बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि उसको अंदर से भी उसको कट करना था और बाहर से भी उसके ऊपर नक्काशी करनी थी, डिज़ाइन उसको बनाना था, ठीक है।
केशव जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन वह बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पापा बनाते हैं, उसके पिता बनाते हैं। तो इसमें वो कहना चाहता है कि उसको विश्वास था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब भी कि मैं भी क्या क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा बारीक जालियां। जालियां क्या होता है, आपने मंदिर में देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ सभी चीज़ें। चलिए मेरे बच्चों भी यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये सारा काम किसका है, नक्काशी का काम है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मंदिर हैं, ये जो बनाए गए हैं, इसके जो पिलर हैं, कितना बारीक काम किया गया है यहाँ पे, कितना डिज़ाइन का काम किया गया है। और उस टाइम में मशीनें तो होती नहीं थी, जैसे मतलब सारे के सारे काम कहाँ से करने पड़ते थे, हाथ से करने पड़ते थे। ठीक है, तो अब ऊपर देखो यहाँ पे चक्कर है ना। अभी मैंने बात की थी जालियों की, कि महीन महीन जालियाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सारी जालियाँ जालियाँ है ना। तो ये जालियाँ किससे बनाई गई हैं, ये जालियाँ पत्थर को ही तराश कर बनाई गई हैं, पत्थर की नक्काशी की गई है हल्के हल्के हाथों से, तब जाकर इसमें ये बनाया गया है। तो उसके बाद बेल बूटे, यानी कि ये बेल बेल का डिज़ाइन है, कहीं फूल का डिज़ाइन है, अलग अलग तरह के डिज़ाइन उसमें देखने को मिलते हैं। उसमें क्या क्या था, जालियाँ मैंने दिखा दिया आपको, महीन नफीस होता है, छोटे छोटे सुंदर सुंदर, ठीक है, सुंदर। तो आगे है बेल बूटे, यानी कि बेल यानी कि जो होती है वाइन, जो होती है पेड़ जैसी होती है ना, उसके ऐसे अलग अलग पत्ते होते हैं, लेकिन उसका जो तना होता है बहुत ही छोटा होता है, जैसे अंगूर की बेल होती है ना, अंगूर की होती है, और कुकुम्बर खीरे की होती है, इस तरह से मेलन की होती है, वाटरमेलन की होती है, यानी कि खरबूजा और तरबूज। ठीक है, तो उनको वो बना पाएगा। उसके बाद है कमल के फूल। कमल के फूल का मतलब होता है लोटस। लोटस लहराते हुए सांप। सांप कैसे चलता है, सांप ऐसे चलता है, लहरा लहरा कर चलता है वो, टेढ़ा मेढ़ा। आगे है इठलाकर चलते हुए घोड़े। इठलाकर चलते हुए घोड़े का मतलब है इठलाना। इठलाना का मतलब क्या होता है, इठलाना मतलब नखरा कर, नखरे करके, नखरा। इठलाना मतलब नखरा करना, जैसे कि अकड़ के चलना, मस्ती में चलना, इस तरह से किसी की न सुनना। ठीक है, आगे है कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, वीडियो में मैप में दिखा दिया था कि वो आगरा से कहाँ गुजरात से वो कहाँ गए, आगरा आ गए। उसके बाद है बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। तो वो जब आए आए थे, मैंने आपको आगरा भी दिखाया था, तो वो आगरे का किला बना रहे थे। केशव के पिता का यही काम मिल गया। तो अब वो जब बना रहे थे, अपना किला बना रहे थे, किला यानी कि फोर्ट, फोर्ट वो बनवा रहे थे, तो उसके पिता जो थे केशव के, उनको वहीं पे काम मिल गया, वो काम वहीं करना उन्होंने शुरू कर दिया। और उसके बाद है केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि केशव के पिता जब वहाँ पे आए थे, तो उस वक्त क्या है कि केशव का जन्म तभी हुआ था। उसके बाद है यहाँ पे उसे गुजरात का पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, यानी कि वो अपने कभी पुश्तैनी गांव में नहीं जा पाया। पुश्तैनी का मतलब होता है जैसे पिछला गांव, या दादा पुश्तों का, जैसे अपने उनके दादा वहाँ रहते थे, और उनके उनके दादा, दादा के दादा, दादा के पिता, इस तरह से वो क्या है, वो पुराना घर जिसको बोल सकते हैं, पुराना घर, पुराना घर कह सकते हैं, पुश्तों का गांव बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। आगरे की गलियां, पहले तो कहाँ रहता था, आगरा में रहता था, उसके बाद कहाँ पे आ गया, वो सिकरी में आ गया। तो सिकरी की कहानी अब आगे शुरू होती है, वो बताएंगे सिकरी क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। ठीक है, चारों ओर हो रही होती छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। तो यहाँ पे क्या है कि चारों तरफ छैनी हथौड़े चल रहे थे, कैसी कैसी आवाज़ आ रही थी, ठक ठक खड़ खड़। और केशव को किसी के कदम, कदम मतलब होता है चाल, यानी कि आने की, कोई आ रहा है। आहट होता है आवाज़, आवाज़, जैसे कोई चलता है, चलते तो आवाज़ करता है ऐसे ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पर पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह। माशा अल्लाह, ये जो मुस्लिम जो होते थे, जो होते हैं, वो बोलते हैं ये माशा अल्लाह, यानी कि किसी चीज़ को देखकर माशा अल्लाह बोलते हैं
कि काफ़ी अच्छा बनाया है, खुश खुश होकर ये बोलते हैं। ठीक है, खुशी प्रकट करने के लिए बोला जाता है। मुग़ल एम्पर, मुग़ल जो शासक थे वो भी बोलते थे, और अभी जो मुस्लिम हैं वो भी यही बोलते हैं। ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। ये घंटियाँ घंटियाँ मतलब वो जो घंटियाँ बना रहा था उस उन्होंने बोला कि ये घंटियाँ तो बहुत सुंदर हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने खुद बनाई हैं। वो क्वेश्चन कर देते हैं उससे कि क्या तुमने इनको बनाया है। खुद मतलब अपने आप। ठीक है, वो कहते हैं कि क्या तुमने इनको अपने आप बनाया है। उसके बाद है, पीछे मुड़कर पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। अब केशव, अब उससे कोई बोलेगा तो वो क्या करेगा, वो एकदम से पीछे की तरफ देखा तो उसने कहा, बेशक। बेशक मतलब होता है बिना शक के, कोई दुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, मैंने ही किया है, मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा। नजर मतलब यहाँ पे होता है, नजर मतलब दिखना, दिखाई देना। यहाँ पे इसका मतलब है दिखाई देना। ठीक है, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। तो उसने कहा कि क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हूँ, और मैं देखो मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो पत्थरों को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। तलखी होता है मतलब थोड़ा सा जोर से, मतलब क्या बोलेंगे उसको, नादानी से, या थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। ठीक है, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वो आदमी हंसते हुए बोला। तो उसने कहा, उस आदमी ने कहा कि हाँ दिखता तो है कि तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुम इतने छोटे लगते हो ना, कि मतलब मुझे उनको विश्वास नहीं हो रहा था, है ना। मैं 10 साल का हूँ। केशव ने क्या कहा, मैं 10 साल का हूँ। फिर 10 साल, 10, अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। उन्होंने कहा कि तब तो तुम काफ़ी बड़े हो, 10 साल तो बहुत, 10 साल के तो बहुत बड़े हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। यहाँ पे हिस्सा का मतलब होता है भाग लेना, भाग, यानी कि पार्ट लिया था वो, उसमें एक सोल्जर थे। अब यहाँ पे ये तो बताया नहीं गया है कि कौन क्या किया था उन्होंने उसमें लड़ाई में, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई तो, मतलब कोई ना कोई तो काम किया ही होगा वहाँ पे। उसके बाद है, अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। तो मतलब क्या हुआ कि अब उस उन्होंने वो बैठ गया नीचे। जब नीचे बैठ गया तो क्या हुआ, उनको साफ साफ दिखने लगा। अब उनकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला। तो 30 से ऊपर क्यों, मतलब 30 से ऊपर के थे, और कद मंझोला था। मंझोला का मतलब ना तो बिल्कुल स्मॉल थे ना बिल्कुल टॉल थे, मीडियम थे, बीच के लेवल के। ठीक है, वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए थे। अंगरखा क्या होता है, आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि जो किंग होते थे, एक बड़ा सा अपने कपड़ों के ऊपर एक बड़ा सा लंबा सा एप्रन सा पहन के रखते थे। उसको क्लॉक बोला जाता है, क्लॉक। इंग्लिश में ये सी है, के है यहाँ पे, के। मैं उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने ये पहना हुआ है, ये बड़ा सा, इसको बोलते हैं अंगरखा, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉक, क्लॉक, ए के। ठीक है, और एक और पिक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे अकेले का। ठीक है, उनके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो पगड़ी किस रंग की थी, लाल रंग की थी। लंबे कैसे बाल थे, लंबे बाल थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। अब उसने सोचा कि ये तो कोई बड़ा आदमी लगता है, क्यों, क्योंकि उसके गले में तो बड़े बड़े मोती थे, बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी हुई थी, है ना, और उंगलियों में क्या, अंगूठी थी। तो उनको देखकर तो लगता ही है कि हाँ बहुत बड़ा आदमी होगा। तीखी नाक, यानी कि नाक आगे से तीखी थी। बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, यानी कि होठ हल्के हल्के ढके हुए थे मूछों से, मूछें यानी कि मुस्टैच। ठीक है, घनी घनी मूछें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पगड़ी दिखा देता हूँ इनकी। ये देखो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, और ये है पगड़ी, ये लंबे लंबे बाल, और ये यहाँ पे मुंह के पास जो बाल हैं इनको कहते हैं मूछें, और जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये होती हैं दाढ़ी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था
कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। तो केशव जब उसको देख रहा था उस आदमी को, तो क्या हुआ कि मुआयना मतलब होता है जांच करना, जांच करना या देखना भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये च है यहाँ पे, जांच कर रहा था। तो उस आदमी ने इशारा मतलब होता है कि एक तरफ करते हुए उंगली से कहते हुए कि हाँ ये वो चीज़ रखी है, उस लड़ी में अभी काम बाकी है। लड़ी यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी एक जैसी चीज़ों को मिलाकर एक बांध दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम क्या करते हैं कि दिवाली पे या जैसे क्रिसमस आती है उस पे या ईद आती है उस पे, जब हम क्या करते हैं लाइटिंग लगाते हैं, है ना, लाइटिंग लगाते हैं घरों में। तो उस तरह से वो देखोगे आप, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, तो वो बल्ब बिल्कुल इक्वल गैप पे लगे होते हैं, सेम 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 सेम, पहले छोटा फिर उसके बाद अगला अगला अगला, इस तरह से पूरी लाइन बना देते हैं लंबी। और जब हम उसको चलाते हैं, बिजली में लगाते हैं, तो वो अच्छी तरह से चलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लड़ी। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ लगी होती हैं तो उनको बोलते हैं लड़ी, सेम चीज़ें, ठीक है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। तो क्या है कि जब उसने पूछा कि इस लड़ी में तो काम बाकी है, तो केशव उसका जवाब देने ही वाला था कि क्या हुआ, तभी उसको किसी के भागकर तेज भागकर आते हुए किसी की आवाज़ सुनाई दी। तो यह कोई नहीं बल्कि महल का पहरेदार था। वो कौन था? महल का पहरेदार। तो महल किसका होगा फिर वहाँ पे? उस आदमी का ही, मतलब जो वहाँ का राजा होगा उसी का होगा महल, है ना। तो उन्होंने कहा, हुजूर माफ़ करें। हुजूर का मतलब यहाँ पे होता सर, सर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हांफते हुए, हांफना होता है तेज तेज सांस लेना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हांफते, तेज तेज सांस लेना, सांस लेना, ठीक है। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव की ओर को घूरते हुए बोला। मुड़कर भौचक मतलब होता है आश्चर्यचकित। अब आश्चर्यचकित मतलब सरप्राइज। तो क्यों हुआ वो? क्योंकि जो केशव है, केशव आराम से बैठा था, अपना काम कर रहा था, है ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था पता ही नहीं था कि ये कौन आदमी है। लेकिन जो पहरेदार था महल का वो डर गया, वो तो डरा हुआ था। तो उसने कहा, उसको घूरते हुए बोला कि बेवकूफ़, बेवकूफ़ होता है मूर्ख, स्टूपिड जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, मूर्ख। खड़ा हो, हुजूर, हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर सलाम करीने। तो ये जो वर्ड हैं इसमें जो यूज किए गए हैं वो उर्दू भाषा के हैं। जैसे यहाँ पे जुर्रत, जुर्रत मतलब होता है हिम्मत या साहस, ठीक है, हिम्मत हिंदी में इसको हिम्मत साहस बोलेंगे। उसके बाद है हुजूरे आला। हुजूरे का मतलब मैंने बोला सर होता है, आला का मतलब होता है कहीं का सबसे बड़ा सर, यानी कि ये मतलब सर का मतलब है कि सबसे बड़ा जो अधिकारी है उसको बोलते हैं हुजूर आला। तो यहाँ पे अब जब उस टाइम में क्या था, उस टाइम में ये तो था नहीं कि एसपी डीसी, है ना, ये तो थे नहीं पहले, ना मुख्यमंत्री होते थे, है ना। तो सबसे बड़ा तो कौन होता था? सबसे बड़ा तो राजा ही होता था। तो राजा को ही बोलते थे हुजूर आला, यानी कि वो सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े राजा थे, फिर उनको बोला है हुजूर आला। जरूरत का मतलब मैंने बता दिया आपको, हिम्मत होती है। सलाम का मतलब होता है नमस्कार करना। जैसे जैसे घर में हमारे कोई आता है तो हम हाथ जोड़ के बोलते हैं या उसको विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या नमस्ते बोलते हैं, है ना। इस तरह से कहीं कहीं राम राम बोलते हैं, कहीं कहीं राधे राधे बोलते हैं। तो वो क्या है सारा? वो सलाम है।